अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने अपनी डिस्कशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक पे शुरू की थी। हमारा सबसे पहला चैप्टर, सबसे अहम चैप्टर, जिसके लिए मैंने अब कहा था कि एग्ज़ाम में भी लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी है 15-18 नंबर का, और फाउंडेशन भी बनेगी हमारे अगले 1-2 टॉपिक्स की। इस चैप्टर के अलावा फाउंडेशन इस सब्जेक्ट की यहाँ पे बनती है। तो उसमें हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे बात शुरू की थी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से मुराद क्या है। कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्टिंग, कैपिटल प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन, कैपिटल प्रोजेक्ट के डिफरेंट टाइप्स मैंने आपसे जिक्र किया था। वो नया बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, उसके लिए भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो एग्जिस्टिंग बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है, उसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई रिप्लेसमेंट एसेट का खर्चा भी हो सकता है कि पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लानी है। इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हमारे सामने आएगा तो हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी उसकी फिजिबिलिटी असेस करने के लिए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत का एहसास हो जाना का मतलब यह नहीं है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत का एहसास आपको होता है तो फिर आप असेस करते हो क्या वो ज़रूरत हमारे लिए, वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फीजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत का एहसास हुआ कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है तो मुझे कैपेसिटी को बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन जहन में रखना है कि अल्टीमेटली हम कारोबार को बढ़ाते हैं इजाफी रिटर्न्स के लिए और सफिशिएंट रिटर्न्स के लिए। तो हम देखेंगे डिसीजन लेने से पहले कि हम कारोबार को अगर बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो क्या हमें सफिशिएंट रिटर्न्स आती हैं? क्या हमारा कारोबार बढ़ाने का, एक्सपेंशन का फैसला जस्टिफाइड है? अगर फैसला जस्टिफाइड होगा तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसी तरह हमने कोई नया कारोबार शुरू करना है, ऐसा नहीं कि जहन में आइडिया आया कि यह कारोबार करना चाहिए और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर देंगे। हम पहले एवेल्युएट करेंगे कि अगर हम ये कारोबार करें तो इससे जो हमें रिटर्न आएंगे क्या वो सफिशिएंट होंगी। अगर सफिशिएंट होंगी तो हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नो। अब ये सफिशिएंट रिटर्न को गेज करने के डिफरेंट टूल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। पहला तरीका है पे बैक पीरियड मेथड, जिस पे हमने बात शुरू की थी। पे बैक पीरियड मेथड हमें कहता है कि आप कारोबार से रिटर्न सफिशिएंट है या नहीं, मुनासिब है या नहीं, उसके लिए आप पहले कारोबार का पे बैक पीरियड कैलकुलेट कीजिए। कारोबार आपको अपनी फ्यूचर अर्निंग से, और उसमें हमने क्लियर किया था कैश अर्निंग, हमने प्रॉफिट नहीं लेने, कैश अर्निंग लेनी है। तो कैश अर्निंग से कारोबार अपने फ्यूचर रिटर्न से कितनी देर में पैसा वापस करेगा, तो वो जो पे बैक पीरियड मेथड है वो बताएगा कि भाई प्रोजेक्ट की रिटर्न मुनासिब है या नहीं। आप अपने स्टैंडर्ड पे बैक से कंपेयर करते हैं और फिर फैसला करते हैं। हमने पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन सीखी थी इवन कैश फ्लोज के साथ, अनइवन कैश फ्लोज के साथ, ठीक है। और उसमें भी हमने डिफरेंट केसेस देख लिए थे कि अगर हमारे कैश फ्लोज बिल्कुल इक्वल 4 ईयर्स जैसे इस केस में बनता है और यहाँ पे फ्रैक्शंस बन रहा है, तो फ्रैक्शंस को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे बात भी हुई थी। अनइवन कैश फ्लोज में हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाने का तरीका सीखा था, हम यहाँ से पे बैक निकालते हैं। और अनइवन कैश फ्लोज में अगर फ्रैक्शंस आ जाएं, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर आ जाए, तो वो फ्रैक्शन को कैसे हम मेजर करते हैं। जैसे इस केस में 2 ईयर्स और 3 ईयर में प्लस जा रहे हैं, तो थर्ड ईयर का 0.33 पार्ट जो है वो हमें पे बैक पीरियड के लिए कंप्लीट करने के लिए चाहिए था। देन वी टॉक अबाउट द डिसीजन रूल, शॉर्टर पे बैक इज बेटर। जो कारोबार जितनी जल्दी पैसे वापस करता है वो उतना अच्छा, बेहतर समझा जाता है। और फीजिबल है या नहीं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड पे बैक से कंपेयर करेंगे। अगर प्रोजेक्ट का पे बैक स्टैंडर्ड पे बैक से कम है तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट फीजिबल है, एक्सेप्टेबल है। अगर प्रोजेक्ट का पे बैक स्टैंडर्ड पे बैक से ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और आखिरी हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें प्रॉफिट और कैश फ्लोज के डिफरेंस को हमने समझा था। कैफ 6 के लिए प्रॉफिट और कैश फ्लोज का फर्क सिर्फ डेप्रीसिएशन ही रहेगा। अगर हमें कैश फ्लोज दिए गए हैं तो डायरेक्ट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बन जाएगा, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं तो प्रॉफिट्स में डेप्रीसिएशन ऐड करके हम पहले कैश फ्लोज पे आते हैं, फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम बना के पे बैक कैलकुलेट करते हैं। जी, मैंने क्विक एक रीकैप दिया कल की डिस्कशन से। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? ये जैसे मैंने कहा था कि आसान हमारा सबसे टॉपिक है, इन्वेस्टर अप्रेजल में सबसे सिंपल टूल है। इस पे लर्निंग के लिए इसके अलावा कोई बात है नहीं। ये इतनी ही बातें थी जो हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, आज उनका रिकैप ले लिया। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टूल की तरफ, एडवांस टूल्स की तरफ।
और वहाँ पे शायद इलस्ट्रेशन करते करते कोई रिवीजन में हमें और पे बैक की कोई एक्टिविटी सामने आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज पास पेपर में इस पे आपको कोई सवाल नहीं मिलने वाला, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमें जो आते हैं कैफ 6 में वो यूजुअली एडवांस टूल से होते हैं, जिसमें एनपीवी है, जिसमें आईआरआर है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। पे बैक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कभी आया तो 2-3 नंबर का पार्ट आएगा या एमसीक्यू आएगा, ठीक है। वी डोंट एक्सपेक्ट अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल एरिया। 2-3 नंबर से ज़्यादा वर्किंग हम इस एरिया पे एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे आगे एडवांस टेक्निक्स की तरफ, जिनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहते हैं। पेबैक पीरियड मेथड का एक ड्रॉबैक है जो कि हमने यहाँ पे अपनी डिस्कशन में लाए तो नहीं, लेकिन द ड्रॉबैक इज इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से आप सब लोग फेमिलियर होने चाहिए। पढ़ा है टाइम वैल्यू मनी? क्या होता है टाइम वैल्यू मनी भाई? कौन बताएगा? व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अपने अल्फाज में, जो ये लिखा है ये नहीं बताना, अपने अल्फाज में बताओ जो आपने समझा हुआ है, कभी सीखा हुआ है कुछ। हाँ जी, कीमत किसकी? दूध सस्ता होता जाता है, सीमेंट सस्ता होता जाता है, किसकी कीमत कम होती है? पैसे की कीमत, वैल्यू कम होती है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू मतलब पैसे की वैल्यू वक्त के साथ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू वक्त के साथ है। वक्त बदल जाता है तो पैसे की वैल्यू भी बदल जाती है, ठीक है जी। यूजुअली वक्त गुजरने के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू का ताल्लुक टाइम के साथ है। 1000 रुपया जो आज मेरे पास है उसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ द मनी इज, वैल्यू ऑफ द मनी से क्या मुराद है? मैं कहता हूं जी पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इससे क्या मुराद है? परचेजिंग पावर कम हो रही है। पैसे की वैल्यू इज मेजर्ड बाय इट्स परचेजिंग पावर। और आज 1000 रुपए की जो परचेजिंग पावर है, आज से महीने बाद, साल बाद वो परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। यूजुअली परचेजिंग पावर कम होती जाती है। इस फर्क को समझने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल अगर छोटी सी पकड़ें। लेट्स अज्यूम आपने आज से 1 साल पहले किसी एक दोस्त को 1 लाख रुपया उधार दिया 1 साल की मुद्दत के लिए। आज अब 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई, अब दोस्त आपके पास आया, कहता जी लाख तो मैंने अरेंज कर ली है वापसी के लिए, लेकिन क्या मुझे मजीद 1 साल की मोहलत मिल सकती है? लीव असाइड ऑल अदर फैक्टर्स असाइड, आपके पास चॉइस है। आपके दोस्त के पास 1 लाख है आज वापस करने के लिए, लेकिन वो चाह रहा है कि आप उसको 1 साल की मोहलत मजीद दे दो। बाकी सारे फैक्टर, हमदर्दी, दोस्ती, इस्लामिक फैक्टर सारे निकाल दो। प्योर फाइनेंशियल डिसीजन बताओ, डू यू नीड मनी नाउ और आफ्टर 1 ईयर? आज चाहिए आपकी। अच्छा, अब ये फैसला जो आपका आज का है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपको पैसा आज बेहतर लगता है बनिस्बत 1 साल बाद के। अब हम इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर्स देखते हैं, इसके पीछे बैक एंड पे फैक्टर है क्या। इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर इन्फ्लेशन, देयर आर 2 अदर फैक्टर्स एज वेल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप क्यों आज पैसा प्रेफर कर रहे हो 1 साल बाद की निस्बत? 3 रीजंस हैं। हम कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे 3 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से बेहतर है। रीजन नंबर 1 इन्फ्लेशन, जो सबके हमारे ध्यान में आती है कि भाई साल बाद चीजें महंगी हो जाएंगी, वी विल बी एबल टू बाय लेस। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों में इजाफा। इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमें आज पैसा ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि आज उस पैसे की परचेजिंग पावर ज्यादा है। साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो देयर इज अनदर रीजन, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। व्हाई वी प्रेफर टुडे, कि मुझे अगर आज पैसा मिल जाएगा तो शायद मैं आज उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके 1 साल में उस पर कुछ रिटर्न कमा लूंगा। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसलिए मुझे आज पैसा फ्यूचर के पैसे से बेहतर लगता है। और तीसरी चीज है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के भाई आज तो पैसा सामने है, टेबल पे पड़ा हुआ है, सर्टन है, साल बाद का वादा है। साल बाद खुदा ना खास्ता आपके दोस्त की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती, उसको कारोबार में नुकसान हो जाता है किसी वजह से, देयर इज अनसर्टेनिटी, पता नहीं साल बाद वो देने की पोजीशन में हो या ना हो, ठीक है। सो दीज आर द 3 रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है। दिस इज फॉर योर नॉलेज, हमें एग्जाम में लिखने को नहीं आना, आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होती, आज हमें पैसा टुमारो के पैसे से बेहतर क्यों है? 3 फैक्टर की वजह से।
और पे बैक पीरियड मेथड बाय द वे इस चीज को कंसिडर नहीं करता। पे बैक में हमने क्या पढ़ा था, हमारी इन्वेस्टमेंट जो आज हम कर रहे हैं कितने अरसे में वापस आई। प्रोजेक्ट ए का पे बैक हमने कैलकुलेट किया था 3 साल, बट वी डिड नॉट रियलाइज कि आज जो 90 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किया, अगले 3 सालों में जो मुझे 90 आ रहा है, इट डज नॉट हैव द सेम वैल्यू। पैसा तो 90 मिलियन वापस जरूर आ गया है, लेकिन अगले 3 सालों में जो 90 मिलियन वापस आ रहा है उसकी वैल्यू वो नहीं है जो 90 मिलियन आज इन्वेस्ट हो रहा है। ये एक पे बैक पीरियड का ड्रॉबैक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पे बैक पीरियड टेक्निक को बदलने जा रहे हैं, हम उसको नहीं बदल रहे, वो हमने जैसे पढ़ ली वो वैसा ही है, लेकिन उसमें एक खामी है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। अब जो हम टूल्स पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस टूल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड मेथड टूल, दे ऑल कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम ग्रेजुअली अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डीसीएफ मेथड के तहत डिस्कस करने के लिए एक बेसिक असूल पे आते हैं। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना हो, आप कैफ 3 में डिसीजन मेकिंग पढ़ के आए हैं। अच्छा, वहां पे हमने जो डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी ना, दैट वाज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और ये भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये कहलाती है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भी एक फर्क है। कैफ 3 में आपने पढ़ा था हम प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें। आप आज प्राइस रखोगे, कल से चीज बिकनी शुरू हो जाएगी, आज का फैसला कल उसके रिटर्न आने शुरू हो गए। हमने कैफ 3 में पढ़ा था प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करें, कौन से यूनिट, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाएं। आज फैसला किया, कल प्रोडक्शन शुरू हुई, उस फैसले के साथ फौरन आने शुरू हो गए। तो हम जो फैसला करते हैं उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली हमें आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, इसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फैसला आज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री लगाने का फैसला है कि जी घी की फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाते लगाते ही 2 साल लग जाते हैं रियलिटी में। तो उसके बाद फिर कारोबार खड़ा करते करते 2 साल और लग जाएंगे, तो रिटर्न तो कोई 5वें 6ठे साल से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ये भी डिसीजन मेकिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, बेसिक असूल एक ही है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, जैसे हम वहां पे भी देखते थे ना भाई, हम कोई चीज बेचें या ना बेचें, या फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, हम कहते थे देख लो भाई, अगर फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट कितनी है, फर्दर प्रोसेसिंग का बेनिफिट कितना है, अगर बेनिफिट ज्यादा तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। यहां पे भी वही कहानी है कि भाई हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। आप देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट कितनी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड बेनिफिट कितने हैं। इस कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हम प्रोजेक्ट ए पे आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है अभी हमने जिसका पेबैक कैलकुलेट किया था, अगर हम प्रोजेक्ट ए करना चाहते हैं तो हमें 90 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर हम 90 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अगले 5 सालों में ये रिटर्न मिलेगी। इस कैपिटल प्रोजेक्ट में दिस इज आवर कॉस्ट एंड दीज आर आवर टोटल बेनिफिट्स। इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में हमें ये रिटर्न आएंगी, और इसमें रेजिडुअल वैल्यू भी ले ली जाती है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू भी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रही है ना। बेसिकली ये आउटफ्लो है, हमारी जेब से पैसा गया है, और इस आउटफ्लो की वजह से ये सारे हमें इनफ्लो आने हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट जब हम यहां पे लगाते हैं तो जनाब ये बनती है कहानी। 90 मिलियन कॉस्ट है, इसका कंपैरिजन करें, बेनिफिट्स का सम करें अगर, तो ये 134 मिलियन बनता है। ठीक है जी। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट वैसे तो देखने में लगता है बेनिफिट्स आर मोर, प्रोजेक्ट शायद फीजेबल हो, लेकिन अभी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। उस डेफिनेशन के मुताबिक बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं फ्यूचर में, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये हो रही है प्रेजेंट में। और हमने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा, ये दोनों कंपेरेबल नहीं होते, ये दोनों कंपेरेबल नहीं होते। तो यहाँ से अब डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमने डिस्काउंटिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने, क्या थी डिस्काउंटिंग, क्या करती है डिस्काउंटिंग, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां से ही हमारा एडवांस टूल्स की डिस्कशन स्टार्ट होती है कि भाई हमने कहा बेसिक असूल कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इशू क्या है, कॉस्ट प्रेजेंट में है, बेनिफिट्स फ्यूचर में है। हल क्या है, डिस्काउंटिंग। बेनिफिट्स को भी प्रेजेंट में ले आओ, बेनिफिट को डिस्काउंट करो, उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू बना लो, फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर लेना, तो फैसला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एडवांस टूल की बेसिक जो हमारी प्रिंसिपल है वो कुछ इसी तरह का है। तो जनाब ज़रा हम डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग को ज़रा रिकैप कर लें, ये पढ़ी हुई है हम लोगों ने।
इनकी रीकैप की हमारे पास एक्टिविटीज़ छोटी सी आ गई हैं। ये जी हमारा कंपाउंडिंग का फार्मूला है और ये हमारा डिस्काउंटिंग का फार्मूला है। कंपाउंडिंग क्या करती है, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करती है, और डिस्काउंटिंग क्या करती है, रिवर्स, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आती है। ये हमारा कंपाउंडिंग का फार्मूला जो बचपन में कभी सीखा था, और ये डिस्काउंटिंग हमने रीअरेंज करके अपने क्यूएम के पेपर में आप लोगों ने सीखा हुआ है। इट इज सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द फार्मूला। हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कहीं किताबों में ये ऐसा भी लिखा नजर आता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n। ठीक है जी, आप इसका भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जनाब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के फार्मूला हमारे सामने है, और इनकी रिवीजन के लिए छोटी सी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। किताब में आइए, पेज नंबर है हमारे पास 5। ठीक है, तो पेज 5 ऑनवर्ड छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी है, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लास एक्टिविटीज़ हैं जो अभी आप सब लोग परफॉर्म करेंगे। फार्मूलाज आपके सामने मैंने रख दिए, और अब हमें एक्टिविटीज़ भी आपके सामने मैं ले आता हूं जो कि आप सब अपने रजिस्टर पे परफॉर्म करेंगे। जी, 2 इलस्ट्रेशन 3 और 4 कंपाउंडिंग की हैं, और आगे फिर डिस्काउंटिंग की इलस्ट्रेशन है। फटाफट ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाइए, ज़रा रजिस्टर किताब जहाँ पे भी है लिखते जाइए, हल करते जाइए, और मुझे वैल्यूज़ बताते जाइए। आज इन्वेस्ट करने हैं पैसे, तो इसका मतलब ये तो है प्रेजेंट वैल्यू, और हमसे पूछा जा रहा है 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो ये है फ्यूचर वैल्यू जो हमें मेजर करनी है। तो सिंपल कंपाउंडिंग का केस है, हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करने को कहा जा रहा है। तो जनाब के इलस्ट्रेशन 3 क्या आंसर है जी? वन 7 2 8 1 7 2 8 0 0, ये जी, ये जी हमारी इलस्ट्रेशन 3 का आंसर 1 7 2 8 0 0। इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन 4 38,000। आज अगर हम इन्वेस्ट करें फॉर 7 ईयर 5% पे, 38,000 5% पे इन्वेस्ट करें, इसको मैं 5% लिख दूं या इसको 5/100.05 लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, फॉर 7 ईयर कितनी वैल्यू जी? 5470। ये जी दो हमारे पास कंपाउंडिंग की इक्वेशन थी, हमने कंपाउंडिंग का फार्मूला अप्लाई किया जो कि है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n। इस फार्मूला की मदद से हमने ये दो कंपाउंडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। अब आ जाइए ज़रा डिस्काउंटिंग एक्टिविटीज़ पे। ये हमारी डिस्काउंटिंग का फार्मूला है, और इसमें ये फैक्टर जो है इसको डिस्काउंट फैक्टर कहा जाता है। इसको 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n लिख लो, या 1/1 प्लस आर रेज़ टू पावर n लिख दो। ये फैक्टर आपका डिस्काउंट फैक्टर है। तो हम फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और ये हमारे पास कुछ प्रेजेंट वैल्यू की एक्टिविटीज़ हैं, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7। इनको जनाब परफॉर्म कीजिए। दस 10,004 साल बाद, इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में हमने जाना है, तो हम फ्यूचर वैल्यू को 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस
एन 7350, ये इलस्ट्रेशन 5 है। इलस्ट्रेशन 6, 1,15,000 9 साल बाद आर 6%, 1,15,000 आर है 6% और 9 साल बाद 68068 और एक। अच्छा जी, अब इलस्ट्रेशन 7 थोड़ी डिफरेंट है, इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा सोचना दिमाग इस्तेमाल करने वाला काम यहाँ पे आ गया जी। कोई बताएगा मुझे इलस्ट्रेशन 7 को हम कैसे हल कर सकते हैं डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म के तहत? एनी वॉलंटियर? हमें इस मसले का हल कैसे निकालना है? हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हम क्या करें। एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताया, कौन बताना चाहता है? जी बेटा। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 साल बाद 1,50,000, ऑप्शन नंबर 2 6 साल बाद 1,80,000। हमें लेंडर के हिसाब से सोचना है। लेंडर मतलब जिसने उधार दिया है, उसके पास दो ऑप्शन है, 4 साल बाद 1,50,000 ले ले या 6 साल बाद 1,80,000 ले ले। असूल तो बड़ा सीधा सा है भाई, जहां पे पैसे ज्यादा हैं हमने वही लेने हैं, जहां पे हमें ज्यादा फायदा है, लेंडर अगर हम हैं तो जहां पे ज्यादा फायदा हम वो लेंगे। लेकिन इशू यहां पे क्या है कि भाई दोनों पैसों की जो टाइमिंग है फर्क है, एक 4 साल बाद एक 6 साल बाद, और जब टाइमिंग पैसों की फर्क हो जाए तो उनकी वैल्यू फर्क हो जाती है, दे आर नॉट कंपेरेबल। मैं 4 साल बाद के 50,000 को 6 साल बाद के 1,80,000 से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गई बीच में। 4 साल बाद पैसे की वैल्यू, 6 साल बाद पैसे की वैल्यू फर्क है। हल क्या है कंपेरेबल बनाने के लिए? दोनों को प्रेजेंट में ले आओ, दोनों को प्रेजेंट में ले आओ, फिर कंपेयर करो, देखो किस पैसे की वैल्यू ज्यादा है। जिस पैसे की वैल्यू ज्यादा है वो प्रेफर करेंगे आप। तो आप 1,50,000 4 साल बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो और 1,80,000 6 साल बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो 1,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू 11,0254 और 1,80,000 की प्रेजेंट वैल्यू 11,3430। तो जनाब जहां पे वैल्यू ज्यादा है वो ऑप्शन बेहतर है। वी शुड प्रेफर 1,80,000 6 साल बाद। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डिस्काउंटिंग एक्टिविटी को रिकॉल करने के लिए थोड़ी सी हमने एक्टिविटीज जरा परफॉर्म की। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर इन्वेस्टर अप्रेजल पे जाने लगे हैं, जो कि हमारा एरिया है, टॉपिक है हमारा असल, जिसमें हमने इस डिस्काउंटिंग के फंक्शन को यूज करना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मामले को भी हैंडल करना है इन्वेस्टर अप्रेजल में। पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मामला हैंडल नहीं हो पाया था, अब हम एडवांस टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मामला हैंडल करेंगे और डिस्काउंटिंग की मदद से हैंडल करेंगे। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इस मामले को हैंडल करने के लिए मैं यहीं पे आ जाता हूँ इस शीट पे, और मैं आपके सामने ये प्रोजेक्ट रख देता हूँ। इस डाटा पे हम इसको अब अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना प्रोजेक्ट ए का ही डाटा है, और अब हमने जो डिस्काउंटिंग का मेथड सीखा है उसकी मदद से हम यहाँ पे फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम दोबारा पीछे से अगर डिस्कशन स्टार्ट करें, हमने कहा था जी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करने हैं। प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट प्रेजेंट में है, बेनिफिट फ्यूचर में है। अब हम इसका हल देख चुके हैं कि हम अगर फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लें तो फिर हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर सकते हैं। अब फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, ये सारी फ्यूचर वैल्यूज़ हैं। अब हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेने चलते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू लेने का तरीका अभी हमने सीखा था कि कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर दो आप
डिस्काउंट फैक्टर के साथ, और जो कि डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर के लिए आर चाहिए। इस क्वेश्चन में या इस डाटा में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सवाल के लिए आर हम अज्यूम करते हैं इट इज़, ठीक है जी। आगे इलस्ट्रेशन में हमें ये डाटा अवेलेबल है, तो मैंने वो डाटा वहाँ से अज्यूम किया। आर इज़ 10%। अब हम इसकी मदद से तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बना लेते हैं। सॉरी, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है। हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 1, 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 2, 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 3, 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 4, 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 5, और ये भी 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 5। ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, इसको हमें डिस्काउंट नहीं करना, हम सिर्फ फ्यूचर कैश उसको डिस्काउंट करते हैं। ये 1 साल बाद का पैसा है, तो इसको 1 साल के लिए डिस्काउंट किया, 1 साल पीछे लाए। ये 2 साल बाद का पैसा है, इसको 2 साल पीछे लाए, एंड सो ऑन। जितने साल बाद का पैसा है उतने साल का एन हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम जब ये तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो 1 बाय 1 वैल्यू बताते जाइए जनाब। ये 40 की प्रेजेंट वैल्यू 36.36 जी, ये 30 की प्रेजेंट वैल्यू 27.9, 20 की प्रेजेंट वैल्यू 15.003, 20 की प्रेजेंट वैल्यू 13.66, 20 की प्रेजेंट वैल्यू 12.41, और 4 की 2.40। लीजिए जी, ये बेनिफिट्स हैं, इनका सम कर लीजिए 104.70, 104.70। जनाब ये हमारा इन्वेस्टर अप्रेजल, एडवांस्ड इन्वेस्टर अप्रेजल का पहला टूल। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से हमारा हल होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, यू शुड रिकॉल द फार्मूला पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद है, यही थी इक्वेशन। नेट प्रेजेंट वैल्यू यही थी ना भाई, पक्की बात है, याद है? अच्छा, तो पीवी ऑफ बेनिफिट्स हमारी है 104.74 और पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी है 90। नेट प्रेजेंट वैल्यू है 14.74, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो पॉजिटिव का साइन जो हम यूजुअली लगाते नहीं हैं, लेकिन अगर साइन नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव साइन हमें बता रहा है कि बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, और जब बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट तो प्रोजेक्ट इज फिजिबल, वी शुड टेक द डिसीजन। और ये हमारा पहला एडवांस्ड इन्वेस्टर अप्रेजल का टूल, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से भी मैं बात कर लेता हूं इस पे थोड़ी सी, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। हमने प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज जब हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमने फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ली, और फ्यूचर रिटर्न्स की हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली। रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में होती है उसको लेस किया, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू की हमें आंसर आया। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये शो कर रहा है कि बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट फीजिबल है। लेकिन अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमारा नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब हमारी रिटर्न कॉस्ट से कम है, रिटर्न कम है, तो प्रोजेक्ट हम फीजिबल नहीं समझते, प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं जी। एनी क्वेश्चन? एग्जाम प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी थोड़ी सी वर्किंग, मैं इसको ज़रा स्मार्ट करता हूं। वो हम कुछ इस तरह करते हैं भाई कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 90 एज नेगेटिव ले आते हैं, और सिंपली इस पूरे कॉलम का हम सम करते हैं। सिंपली ऊपर से लेके नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव फिगर डालते जाओ, तो आपका आंसर यहाँ पे 14.74 सीधा यहाँ पे आ जाता है। आंसर पॉजिटिव है तो आप इसको इस तरह लिख दोगे, आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का अंदाज है, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू को इधर ब्रैकेट में शो किया ना, तो आंसर अगर हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिसीजन लिख देंगे नॉट फीजिबल।
हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वैल्यू एडजस्ट की, आंसर पॉजिटिव आ गया तो हमारा डिसीजन आएगा फीजेबल, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट इज फीजेबल। ये एग्जाम प्रेजेंटेशन है। एग्जाम प्रेजेंटेशन में आपको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दी। अदरवाइज एग्जाम में हम क्वेश्चंस को इसी तरह प्रेजेंट कर देते हैं, कैश फ्लोज इनटू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एंड देन सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे हमारे आ जाती है। हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। दैट्स इट जी। एनी क्वेश्चन? ये जो मैंने डाटा अभी हैंडल किया प्रोजेक्ट ए का, ये हमारे पास किताब में इलस्ट्रेशन 8 का डाटा है। ये इलस्ट्रेशन 8 हमें गिवन थी, जिसमें 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर रिटर्न्स, ये रेजिडुअल वैल्यू और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमने इस डाटा को हैंडल किया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और प्रेजेंटेशन के एंगल से नोट कर लीजिए बेटा कि ये जो आखिरी कैश फ्लो है ये भी 5वें साल में है, रेजिडुअल वैल्यू भी 5वें साल में है। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल में देखें, ये भी 5वें साल में है, ये भी 5वें साल में है। तो इंस्टेड के मैं इनको दो अलग-अलग वर्किंग शो करूं, मैं इसको 24 भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा टाइम मजीद सेव हो जाता है। जब कैश फ्लोज की टाइमिंग मैच हो रही है तो उन कैश फ्लोज को हम इकट्ठा सम करके रखते हैं, ठीक है। तो जैसे इस केस में मैं अगर यहाँ से 4 निकाल दूँ, इधर 24 लिख दूँ, तो भी मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम यही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से ये चीज़ ज़्यादा रिकमेंडेड है। अच्छा, अब इसी फॉर्मेट पे आप बेटा मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो प्रोजेक्ट बी है इसकी एनपीवी कैलकुलेट करके दीजिए। ये प्रोजेक्ट बी आपके सामने आ रहा है, जिसमें 20, वही प्रोजेक्ट है जिसका पेबैक कैलकुलेट किया था। 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, फिर ये 5 साल की रिटर्न है, 5 साल बाद 2 मिलियन का आपका रेजिडुअल वैल्यू है, 10% आर है, एनपीवी निकालिए। फॉर्मेट आपका बेटा कॉलम मैं अगर बता दूं जो आपने इस्तेमाल करने हैं, आपके कॉलम रहेंगे यहां से ईयर वाइज इन्वेस्टमेंट एंड देन 1 2 3 4 5, फिर आपके आएंगे कैश फ्लोज, फिर आपका आएगा डिस्काउंट फैक्टर, फिर आपकी आएगी प्रेजेंट वैल्यू और फिर इसका सम यहाँ पे आपकी एनपीवी। ये है जी आपका फॉर्मेट जिस पे आपको ये कैलकुलेशन प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपने पॉपुलेट करना है, आपका आंसर यहाँ से निकलेगा। डिस्काउंट फैक्टर आपका 10% पे आप लेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10% विच इज आर। शाबाश बेटा, कंप्लीट कीजिए इस कैलकुलेशन को और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी बताइए। और कोई बात समझ ना आए, प्रेजेंटेशन पे कोई हेल्प चाहिए, किसी कैलकुलेशन पे हेल्प चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट पे फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए। जी बेटा बोलिए, क्या है एनपीवी? एनपीवी मुझे बता दिए, टोटल फिगर बताइए। 6.66 एंड इट इज़ पॉजिटिव, ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू को हम 6.66। ये आपके साथी ने कैलकुलेट किया है, इसको वेरीफाई कीजिए जनाब। एनपीवी
डिसीजन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टूल नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके कॉन्सेप्ट को और उसकी वर्किंग को हमने यहाँ पे बेसिक अंदाज में सीखा। डिसीजन रूल पे भी हमारी इतनी बात तो होगी कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट फिजिबल है और एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। ये फिजिबिलिटी का रूल हो गया। कंपैरिजन का रूल हमारा रह गया है। तो कंपैरिजन का रूल ए और बी में से बेहतर कौन सा है, जैसे हमने कल पेबैक सीखा था तो वहां पे भी दो एंगल देखे थे ना हमने। एक हमने कहा था कंपैरिजन ए और बी में से बेहतर कौन सा है, और दूसरा हमने कहा था ए और बी में से एक्सेप्टेबल कौन सा है। तो वहां पे एक्सेप्टेबल के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड था, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है। और कंपैरिजन के लिए यहाँ पे असूल है हायर एनपीवी इज बेटर। जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है वो बेहतर है। तो ए और बी में से बेहतर कौन सा हुआ फिर? किस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है? ए की एनपीवी थी 14.74, बी की है 6.6, तो डेफिनेटली फिर ए इज बेटर। फीजिबल दोनों है, इसकी एनपीवी भी पॉजिटिव है बी की, ए की एनपीवी भी पॉजिटिव है, दोनों फीजिबल है। मतलब अगर हमारे पास पैसे हैं और हम दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोनों प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। लेकिन बाज़ एग्जामिनर हमें कहता है कि भाई दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, लिमिटेशन है आपकी। तो जब कोई एक प्रोजेक्ट करना है तो जो बेहतर होगा वही करेंगे। तो बेहतर कौन सा है? ए। एनपीवी का रूल कहता है जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है, हायर है, वो बेहतर है। दो में से कोई एक प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए जो एकेडमिक टर्म यूज होती है वो होती है प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट्स अलहदा अलहदा हो सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते। इसकी मिसाल अगर समझना चाहो, कौन से प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक 10 एकड़ लैंड है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस 10 एकड़ लैंड पे घी की फैक्ट्री लगाऊं या सीमेंट की फैक्ट्री लगाऊं। क्या मैं दोनों लगा सकता हूं? एक ही प्लॉट पे दो फैक्ट्रियां लग सकती हैं? आंसर इज नो। मैंने बात ही यहां से शुरू की, भाई वो एक प्लॉट है, उस पर मैं या घी की फैक्ट्री लगा सकता हूं या सीमेंट की लगा सकता हूं। अब फिजिबिलिटी चेक की, मैंने सीमेंट की चेक की, दोनों की पॉजिटिव है, लेकिन मैं तो एक ही कर सकता हूं ना, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो भाई एक करना है तो वो करेंगे जिसकी एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यूजुअली एक ही प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसकी फिजिबिलिटी हमें करनी होती है, लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट दे दिए जाएं तो फिर हमें उसके गाइडलाइन भी पता होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। बेहतर प्रोजेक्ट की फैसला भी हमें करने की जरूरत पड़ेगी जब प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो हमने एनपीवी टूल को डिस्कस कर लिया और एनपीवी टूल के साथ ही डिसीजन रूल को भी डिस्कस कर लिया। डिसीजन रूल में हमने फिजिबिलिटी का रूल और कंपैरिजन का रूल दोनों पे बात कर ली। जी, कोई सवाल? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। एक है, हमने यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेशन में आर 10% यूज़ किया था। ये आर क्या होता है, इसके मतलब को थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। वैसे तो इस आर के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे वो इसी आर की कैलकुलेशन के ऊपर है, लेकिन फिलहाल एनपीवी के चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए आर का थोड़ा समराइज ब्रीफ मीनिंग मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। और दूसरी चीज, मैं आपको एनपीवी का मतलब भी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आर, बल्कि मैं इसको प्रोजेक्ट पे ही ले जाता हूं, दोबारा प्रोजेक्ट कैश फ्लो पे ले जाता हूं, वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लीजिए जी, यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आर का मतलब। किधर चला गया?
ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, am I right? आप लोगों की लर्निंग के मुताबिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स इस्तेमाल होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पास है। अगेन हमारा अगला चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस पे है। उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि कारोबार को जब मुख्तलिफ मकासद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो कारोबार के पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं और किस मकसद के लिए कौन सा सोर्स बेहतर रहता है। तो लेकिन ये बेसिक नॉलेज आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि अगर हमें कैपिटल एसेट को बाय करना है, अगर हमें कोई कैपिटल एसेट बाय करना है तो कैपिटल एसेट के लिए तो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहां से हासिल किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन है लॉन्ग टर्म फाइनेंस हासिल करने के लिए? ये भी I2B में कहीं पढ़ के आए होगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है आप लोगों ने वैसे वहां पे। हाँ जी, तो क्या क्या कहां से लॉन्ग टर्म लोन लिया जा सकता है एंड इक्विटी से हम पैसा ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ठीक है, ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं। तो जैसे दोबारा हमने जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं। मैंने अगर ये प्रोजेक्ट 90 मिलियन का करना है तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं से ये पैसे अरेंज करने पड़ेंगे ना। ये एक चीज ध्यान में रखिए, असूल में कारोबार के अंदर, कंपनी के अंदर कभी आइडल पैसा नहीं पड़ा होता। कंपनी ने जब भी नई इन्वेस्टमेंट करनी है, नई इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा नए फंड्स लाने पड़ते हैं। ये असूल जहन में रखिएगा, कारोबार में कभी भी आइडल पैसा नहीं रखा जाता। आपको पता है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई कारोबार अलग है, इन्वेस्टर अलग है। अब कारोबार में इन्वेस्टर का पैसा अगर फारिग पड़ा हुआ है तो इन्वेस्टर को तो नहीं ना पता फारिग पड़ा हुआ है। इन्वेस्टर तो समझता है मैंने तो कारोबार को पैसा दिया हुआ है तो मुझे उस पैसे पे रिटर्न आनी चाहिए। अब कारोबार अगर पैसा अपने पास फारिग रख लेगा तो इन्वेस्टर उससे नाराज हो जाएगा। तुमने पैसा फारिग रखा हुआ है, मैंने तो तुम्हें दिया था, इस पे कुछ कमा के मुझे दो। तुम मुझे साल बाद बता रहे हो मैंने तो कहीं लगाया ही नहीं, मेरे तो बैंक में फारिग पड़ा हुआ था। तो फारिग पड़ा हुआ था मुझे दे देते भाई, मैं कहीं इस्तेमाल कर लेता। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी है। कारोबार में पैसा जब इस्तेमाल में है, गर्दिश में है, तो कुछ कमा रहा है तो कारोबार में रखो। अगर कारोबार में पैसा फारिग है तो इन्वेस्टर को वापस कर दो, ये असूल है। इसलिए जब भी कारोबार को नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो कारोबार को इन्वेस्टर से पैसा मांगना पड़ता है, उसके बाद अपना फारिग पैसा नहीं होता। यह बेसिक असूल है, आइडल पैसा हम कारोबार में नहीं रखते। तो भाई इस कारोबार ने, ये प्रोजेक्ट ए, एक कंपनी है, कंपनी एक्स, कंपनी जेड, कंपनी वाई, जो भी कंपनी का नाम है, वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का फैसला करना चाह रही है। जैसे हमने एनपीवी कैलकुलेट कर ली है, प्रोजेक्ट फीजिबल है। प्रोजेक्ट फीजिबल है तो हमने कहा जब हमें पैसे रेज करने पड़ेंगे, रेज करने पैसे, तो हमें तो कैपिटल फंड रेज करना है ना, हमें लॉन्ग टर्म फंड रेज करना है। लॉन्ग टर्म फंड कहां से आ सकता है? या लॉन्ग टर्म लोन से आ सकता है या इक्विटी से आ सकता है। किसी भी सोर्स से लाओगे, इन्वेस्टर मांगता है रिटर्न। मुझे क्या मिलेगा भाई? हम फिजिबिलिटी करते हुए, फिजिबिलिटी के स्टेप जरा देख लो जरा। स्टेप नंबर 1, किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है, पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट का आइडिया कंसीव करना, कि यार हमें प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर पोटेंशियल बड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, ये कारोबार फ्यूचर में बड़ा इन नजर आ रहा है, तो हमें इसको देखना चाहिए। अच्छा, देखने का तरीका क्या है कि भाई हम अगर ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, अगर हम ये कारोबार शुरू करते हैं तो फ्यूचर में हमें कितनी रिटर्न मिलने की उम्मीद है और कितने साल तक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। स्टेप नंबर 1, आइडिया कंसीव किया गया। स्टेप नंबर 2, उस आइडिया प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट किए जाते हैं। अब यहां तक जब हम पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेप, इसका पैसा कहां से आएगा? एनपीवी में अगला स्टेप हम स्किप कर गए हैं, एनपीवी कैलकुलेशन में वो स्टेप नहीं आया, लेकिन वो स्टेप हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस में जाकर लिंक होगा। मैं ओवरऑल प्रोसेस आपको बता रहा हूं। जब आपने कैश फ्लोज एस्टिमेट कर लिए, आइडिया कंसीव किया, कैश फ्लोज एस्टिमेट किए, फिर स्टेप आता है पैसा कहां से आएगा। ये आपको प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करने से पहले सोचना होता है। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी,
हमने कहा जी हमने एक इन्वेस्टर से रब्ता किया है, वो विलिंग है इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो भाई इन्वेस्टर पैसा देगा तो इन्वेस्टर रिटर्न भी तो मांगेगा ना। फिर हम पूछते हैं इन्वेस्टर से, भाई ठीक है पैसा तो देने पे तैयार हो, कितनी रिटर्न डिमांड करते हो हमसे इस पैसे के बदले में। आर, जो आर है ना, ये बेसिकली जो इन्वेस्टर कंपनी को पैसा दे रहा है उस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है। वो इन्वेस्टर लेंडर है तो उसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो इन्वेस्टर शेयर होल्डर है तो उसका डिविडेंड की रिटर्न समझ लो। तो ये पैसा जिस इन्वेस्टर से हमने पूछा भाई इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा हमें दोगे, उसने कहा जी दे देंगे, लेकिन इस शर्त पे कि मुझे सालाना 10% रिटर्न दो। अब देखिए हम अभी स्टेप, अगली कैलकुलेशन मुझे नहीं भी पता, मैं अभी यहां तक पहुंचा, मैंने आइडिया लिया, मैंने उस आइडिया के मुताबिक एस्टिमेट लगाया, मैं इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर ने कहा जी मुझे 10% रिटर्न देते हो सालाना तो मैं पैसा देने पर तैयार हूं। अब अगेन माई नेक्स्ट स्टेप शुड बी, क्या ये प्रोजेक्ट इतना कमाता है कि इन्वेस्टर को 10% रिटर्न दे पाए। अभी तो मुझे नहीं ना पता भाई ये कितना कमा रहा है, अभी मुझे परसेंटेज टर्म में नहीं पता कि ये कितना कमा रहा है, लेकिन अब मुझे एक टारगेट रिटर्न मिल गई कि इन्वेस्टर 10% मांग रहा है, इसका मतलब मुझे इस प्रोजेक्ट की कमाई में से 10% तो इन्वेस्टर को देना है, फिर अगर कुछ बचेगा तो वो मेरी जेब में आएगा ना। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का टेस्ट यही है। मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर कैश फ्लोज इसके जो कि ये थे 134, इनको डिस्काउंट किया, इनकी पीवी ली जो कि आ गई 104.74। ये जो हम डिस्काउंटिंग की ना मैंने इन कैश फ्लोज की 10% पे, वैसे तो इसकी बारीकी में कुछ और बातें भी हैं, वो आगे चल के कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो ये डिस्काउंटिंग प्रोसेस में मैंने इन्वेस्टर का 10% रिटर्न डिडक्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, फ्यूचर में मुझे 134 आना है, लेकिन 134 में से पहले तो 10% इन्वेस्टर का रिटर्न देना है, तो मैंने फ्यूचर कैश फ्लोज को 10% पे डिस्काउंट कर दिया। इस डिस्काउंटिंग प्रोसेस में मैंने इन्वेस्टर की 10% रिटर्न उसको समझो डिडक्ट कर दी। मैंने इन्वेस्टर की रिटर्न डिडक्ट की, अब ये क्या सारा पैसा मेरा हो गया। मुझे इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न नहीं देनी, मुझे उसका प्रिंसिपल भी वापस करना है। फिर मैंने इसमें से इसका प्रिंसिपल निकाला, अब क्या बचा। अब कहानी क्या है, इन्वेस्टर से 90 लेके फ्यूचर में 134 कमाना है हमने। 134 में से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देने के बाद ये बचेगा, इसमें से प्रिंसिपल वापस करेंगे, तो ये है वो पैसा जो कंपनी की पॉकेट में, अगर मैं कंपनी का मालिक हूं तो मेरी जेब में बच जाएगा। मैंने कारोबार शुरू किया था, मेरी जेब खाली थी। कारोबार शुरू करने के लिए मैंने 90 मिलियन लिया इन्वेस्टर से, मैंने उससे 134 कमाया, उसको रिटर्न दी, उसका असल वापस किया, कारोबार खत्म हुआ, मेरी जेब में 14.74। इसका मतलब मैंने शुरू किया था जीरो से, खत्म करूंगा तो मैं पॉजिटिव हूं। इसका मतलब कारोबार करने में मुझे फायदा है ना, इसलिए मैंने कहा था फिजिबल है कारोबार। तो ये जो आर है ये बेसिकली इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है। किस इन्वेस्टर का, जिससे मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट हासिल करनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्वेस्टर से, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इन्वेस्टर से नहीं अरेंज करते हो, और आर उस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न होता है। हम फ्यूचर कैश फ्लोज को जब आर पे डिस्काउंट करते हैं तो हम बेसिकली इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न, उसके रिक्वायर्ड रिटर्न रेट पे उसको रिटर्न वापस कर रहे हैं। रिटर्न देने के बाद जो पैसा बचता है पीवी ऑफ बेनिफिट्स, इसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं, प्रिंसिपल वापस करते हैं। जो बच गया ये आप समझिए बिजनेस के ऑनर्स के लिए पैसा बचा है। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमें बता रही है पॉजिटिव का मतलब बिजनेस के ऑनर्स की जेब में इजाफा हो गया पैसों का। अगर नेगेटिव आ जाती तो मतलब होता कि बिजनेस के ओनर्स के पैसों में कमी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के नतीजे में, इसीलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो यहां से मैं दोनों चीजें पता लगी, एक आर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न, और दूसरा एनपीवी का मतलब भी हमें यहीं से इसी डिस्कशन में सामने आ रहा है, उसको भी हम समराइज कर देते हैं। अच्छा, बाय द वे हमने कहा हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लाते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में मैंने आपसे कहा हमारा डेट भी हो सकता है,
और इक्विटी भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ऐसा है ना, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा ये बेटा एक बात याद रखिएगा, कलेक्टिवली डेट, लॉन्ग टर्म डेट, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दूं, ये लॉन्ग टर्म डेट है। कलेक्टिवली लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। पढ़ा हुआ ये टर्म? तो कलेक्टिवली हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, और अक्सर हम इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एब्रीविएट करके सिर्फ कैपिटल भी कह देते हैं। इसको हम अक्सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल भी कह देते हैं। अकाउंटिंग में तो आपने कैपिटल से मुराद इक्विटी पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग में आपको कहा गया था कैपिटल से मुराद इक्विटी है, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल से मुराद कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है। ये थोड़ा फर्क रहता है यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में, कैपिटल से मुराद कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है। तो जनाब आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स से फंड्स लाते हो जिसमें लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी शामिल होते हैं। कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा आप लाते हो उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा आप लाते हो उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल आप जिस सोर्स से लाते हो वो सोर्स आपसे कैपिटल के अगेंस्ट कॉस्ट रिटर्न मांगता है, और वो रिटर्न आपकी आर, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, कंप्लीट उसमें हमारी डिस्कशन होगी। कंपलसरी क्वेश्चन से आते हैं, मैं आपको इनिशियली बता चुका हूं, इस पे डिटेल हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर है क्या और एनपीवी में उसकी इंप्लीकेशन क्या वो मैंने बता दी, और यहां से आप एनपीवी का मतलब भी समझ लो। एनपीवी मेजर्स चेंज इन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। पॉजिटिव एनपीवी मींस एडिशन टू शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड वाइस वर्सा। जैसे मैंने भी आपको बात बताई, मैं अगर कारोबार का मालिक हूं, मैंने 90 मिलियन लेके प्रोजेक्ट ए किया, जीरो पे मैं था, मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट से कमाई से रिटर्न भी दे दी, प्रोजेक्ट की कमाई से प्रिंसिपल भी वापस कर दिया, प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मेरी जेब में 14.74 बच गया। दैट इज चेंज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मैं अगर शेयर होल्डर तो मेरी वेल्थ में चेंज है ये 14.74, जो प्रोजेक्ट ए के नतीजे में आएगा। आया नहीं है अभी, अभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना भाई। प्रोजेक्ट ए अगर मैं करूंगा तो इट इज एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ए करने के नतीजे में मेरी वेल्थ में 14.74 का इजाफा आएगा। पॉजिटिव एनपीवी है ना, मेरी वेल्थ में इजाफा आएगा। तो एनपीवी मेजर्स चेंज इन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इजाफा, और अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट करने से वेल्थ में कमी आ जाएगी। और वेल्थ में कमी तो हमने ना करनी, कारोबार तो हम अमीर होने के लिए करते हैं, गरीब होने के लिए तो नहीं करते। तो पॉजिटिव एनपीवी है तो मतलब करने से अमीर होंगे, करो। नेगेटिव एनपीवी है, करने से गरीब होगे, नहीं करना। ठीक है, तो ये जनाब आर और एनपीवी का मतलब भी हमने ब्रीफली बता दिया। इन टर्म्स को मजीद सब्जेक्ट में आगे चल के और इवन बीएफडी में जाके इनमें मजीद डिस्कशन अभी होनी है, आपकी क्लैरिटी और आएगी इन टर्म्स में। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के रेफरेंस से जितनी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी, ताकि आपके ज़हन में कोई एम्बिग्विटी नहीं आ रही, जो बातें हो रही हैं आपको समझ आती रहे, उसके लिए मुझे लगा ये ज़रूरी है बताना। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।